आज की जनता कानों से नहीं सुनती, आज की जनता आंखों से सुनती है। वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है। आप कितना ही मन में सोच लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं ये गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, घोड़ा लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, पर जब तक आपकी आंखें नहीं देखेगी, बार बार उस आंखें देगी, उसको पाने के लिए आपके अंदर एक चाहत उत्पन्न हो जाती है और चाहत उस मंजिल तक आपको 100% लेके जाती है। वहाँ पर जाने के बाद आपको लगा कि आपका फैसला सही रहा। आप बहुत जिद्दी किस्म के व्यक्ति हो, थोड़ा परेशान हो गए, यार ये कैसे होगा। हाँ सर, थोड़ी बहुत परेशानी आती है लाइफ के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। जी हाँ सर। तो निर्णय सही साबित हुआ। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, उस कंपनी के बाद में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे, और इधर से रिटायरमेंट हो गया तो मैं थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया। कुछ मेरी टीम थी वो मुझे छोड़ के चली गई, वहाँ भी सक्सेस नहीं हुए, तो सर मैं फिर एक बार और टूट गया। शायद मुझे उस टाइम मुझे लगा कि यार तेरा डिसीजन गलत था। सबसे ज़्यादा मजाक बनाया मेरे अपनों ने सर। देखो वो दिलीप उड़ रहा था हवा के अंदर, 8 लाख कमाऊंगा, 8 लाख कमाऊंगा, मैं बूम आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो आज फिर नौकरी करने लग गया। तो उस टाइम मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो आप उस टाइम डरे नहीं कि 250 सेल मेरी कम हो जाएंगी हफ्ते की, विचलित नहीं होते आप? जब जब मेरा नेटवर्क टूटा, मैं ये नहीं कहा कि वो चला गया, टूट गया, उसने कंपनी खोल ली। मैं सोचा कि अब और कैसे नए लोग लेके आने, उसी टाइम लगता था नए बंदे लाने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद कि हाँ दलीप सिंह राठौड़ आज तो कामयाब हो गए। 11 मई 2017 को मेरे घर में मर्सिडीज आई सर। मैं क्या, मेरा पूरा खानदान हिल गया। और उन लोगों के मेरे पास फ़ोन आने लग गए जो मेरे से बहुत ज़्यादा जलते थे। यार दिलीप तूने कैसे ले ली, क्या कमाल कर दिया, बहुत मुबारक हो भाई। उस दिन मुझे लग गया अब मैं जीत गया सर। और उस दिन वाकई मैं जीत गया था सर, क्योंकि मैंने सबके मुंह पे एक वो लगा दिया ताला कि मैं भाटा फोड़ नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं लीडिंग लीडर्स के इस पॉडकास्ट चैनल पर। आज फिर हमारे बीच में एक पर्सनैलिटी आई हुई है जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि और मुकाम हासिल किए हैं। वो क्षेत्र उनका डायरेक्ट सेलिंग रहा और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में बहुत कम समय में और बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त की और आज वो लाखों लोगों के आइडल हैं। लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन लोग उनको सुनना भी चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे बीच मौजूद हैं वो ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर दलीप सिंह राठौड़। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लीडिंग लीडर्स के इस पॉडकास्ट चैनल पर। थैंक यू सो मच सर, आज मुझे ये मौका दिया है आज इस ब्रॉडकास्ट चैनल पर आने का। और मैं अपना आप खुश नसीब समझता हूँ कि आज मैं इस करोड़पति चेयर के ऊपर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं इस लायक था नहीं जो आपने मुझे इस लायक बनाया आज। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। दलीप सर, हिंदुस्तान का जहाँ तक मुझे लगता है करोड़ों डायरेक्ट सेलर जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं वो आपको नाम से जानते हैं, आपके काम से जानते हैं, लेकिन वो आपको पर्सनली नहीं जानते कि आप कौन हो, कैसे जर्नी शुरू हुई और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे। इस पॉडकास्ट के माध्यम से लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को पता चलेगा हो इज़ दलीप सिंह राठौड़। तो दलीप सर, आप मुख्यतः रहने वाले कहाँ के? सर मैं छोटे से गांव में पैदा हुआ था। मैं राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट डीडवाना तहसील में, गांव मेरा भगतपुरा है, और गांव से भी 2 किलोमीटर दूर जो होता है ढाणी, वहाँ मेरा जन्म हुआ है, वहाँ पैदा हुआ हूँ। तो पैदाइश मेरे बिल्कुल गांव की, देहात की है सर। तो आप कितने भाई बहन हैं? मैं सर 2 भाई हैं और एक मेरी बहन है। तो आपके पिताजी क्या काम करते थे? पिताजी मेरे सर आर्मी में थे और दादाजी मेरे वो भी आर्मी में थे, तो पारिवारिक आर्मी वाला ही रहा सर मेरा। तो आपका बैकग्राउंड आर्मी से? जी सर, जी सर, बिल्कुल डेफिनेटली। तो आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई और कितने तक पढ़े आप? सर पढ़ाई मेरी एक्चुअली गांव में ही हुई है, क्योंकि मैं गांव में पला बड़ा, तो गांव के माहौल में रहा, तो वहीं पढ़ाई करी मैंने। मेरे गांव में 5वीं क्लास तक स्कूल थी, 5th क्लास तक, तो 5th क्लास तक मैंने गांव में पढ़ाई करी। फिर 5th से लेकर 10th तक मेरे गांव से 6 किलोमीटर दूर था कस्बा, दूसरा बड़ा कस्बा, वहाँ पढ़ाई करी मैंने। तो दलीप सर, पढ़ाई करते करते हर व्यक्ति का सपना होता है मैं ये बनूंगा, तो आप क्या बनना चाहते थे? सर जिस माहौल में मैं पैदा हुआ, उस माहौल के हिसाब से सर मैं एक आर्मी वाला बनना चाहता था। इसके पीछे सर कारण था, क्योंकि मेरे पिताजी जब आर्मी से छुट्टी आते थे तो उनकी गांव में बड़ी आवभगत होती थी, सब लोग उनके लिए पूछने आते थे, मिलने आते थे, रिस्पेक्ट मिलती थी। तो मेरे अंदर ही बचपन में ये जग गया था कि यार एक दिन मैं बड़ा होकर आर्मी वाला बनूंगा। तो फिर आर्मी वाले बने आप? जी सर, डेफिनेटली। और ऊपर वाला का सर संयोग ऐसा रहा कि बोलते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह खुल जाती है। और मैं जैसे ही 10th पास करी गांव के माहौल के हिसाब से, और मैं पहली बार आर्मी के लिए ट्राई करी और पहली बार में सिलेक्ट हो गया सर। सही कहा सर, आर्मी वालों की रिस्पेक्ट लोगों में कुछ अलग ही है। जनता का नज़रिया आर्मी वालों को लेकर बहुत रिस्पेक्टेड है। तो रियली में
आप एक रिस्पेक्टेड जॉब पे गए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पढ़ाई में मन लगता था क्या आपका? सर गांव के हिसाब से पढ़ाई मन लगता नहीं था, क्योंकि गांव में पढ़ाई वाला मन था भी नहीं। वो ठीक है, पढ़ने के लिए एक घर वालों ने डाल दिया, गवर्नमेंट स्कूल थी, इतना कोई प्रेशर था नहीं। नॉर्मली पढ़ाई हुई, नॉर्मली करते थे, बाकी खेलने कूदने में। और घर का माहौल थोड़ा खेती बाड़ी वाला था, तो बस खेत में कुएं पे काम करना, छोटा मोटा उसमें ध्यान रहता था सर। आर्मी में जाने के बाद वहाँ पर एक ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग कहते हैं दुनिया की सबसे हार्ड ट्रेनिंग होती है। हाँ हाँ। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको लगा कि आपका फैसला सही रहा? नहीं नहीं सर, ट्रेनिंग में नहीं लगा। एक्चुअली मैं गया तो मैं जोश के अंदर था, पर जहाँ वो आर्मी वाली ट्रेनिंग हुई तो वहाँ पूरा जोश मेरा बाहर आ गया। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, आर्मी में जाते ही सबसे पहले गलती एक करता था और सज़ा पूरे ग्रुप को मिलती थी। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि कौन से ग्रुप में आ गया, गलती किसी ने करी, सज़ा कोई भुगत रहा है। तो मतलब ऐसा कई बार ऐसा मन करता था कि मैं बीच में ही भाग जाऊँ, छोड़ दूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। पर जब अपने परिवार को देखता था, पीछे अपने सपनों को देखता था, फिर अंदर एक जोश आता था, नहीं नहीं यार कर ले, कुछ दिनों की बात है, 2 साल की बात है, फिर शायद तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसे मैं ट्रेनिंग करता रहा सर। आर्मी की ट्रेनिंग रियली में व्यक्ति को बहुत टफ बना देती है, बहुत टफ बना देती है। जैसा कि आर्मी की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, जी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या आर्मी की ट्रेनिंग ने कोई जीवन का पाठ पढ़ाया? जी हाँ सर, बिल्कुल 100% पढ़ाया। एक्चुअली में आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है या सर्विस होती है, वो एक इंसान को मिट्टी से लोहा बना देती है। मतलब इतनी हार्ड होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको भूखा रहना भी, आपको तपना भी, सर्दी भी, गर्मी भी, और सबसे बड़ी बात रात रात भर जगना भी, दिन में काम करना आर्मी का, रात को नाइट ड्यूटी देनी, नाइट पेट्रोलिंग करनी, और मतलब जीतना सिखा देती है। और आर्मी की सर, मैं ऐसे ही, अगर हमारा समाज बोलता है जय जवान जय किसान, वो ऐसे नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ बिल्कुल राइट बोलता है। क्योंकि जवान और किसान एक ऐसे हैं जो कि अपने लिए नहीं, देश के लिए जीते हैं, और देश के लिए जीने के लिए उनको हार्ड बनाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलें, बोला भाई तेरे पुशअप लगानी है, तो एक इंसान 2 पुशअप लगाएगा, हार जाएगा, ठीक है, वहाँ भी हार जाएगा, पर वो छोड़ते नहीं है, बोलता लगा, और 1 मोर 1 मोर 1 मोर, चाहे 4 दिन लगा, 5 दिन लगा, 10 दिन में लगा, पर तुझे 10 पुशअप लगानी तो लगानी ही है। ऐसे टफ और बड़ी हार्ड नौकरी होती है, और लड़ाई का माहौल होता है, तो भूखा रहना सिखाया जाता है। तो वो सब चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। और अनुशासन, संगठन, जैसे मैंने आर्मी एक चीज़ सीखी कि आर्मी अफसर कितना ही बड़ा, चाहे जनरल भी क्यों ना हो, अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसके लिए ग्रुप चाहिए, टीम चाहिए। तो वो संगठन की पावर हमने आर्मी से सीखी, और मजबूत तो आर्मी बढ़ाई देती है सर। तभी दिलीप जी आप में बहुत जोश रहता है, बहुत ऊर्जा रहती है, बहुत जोश रहता है। सब आपकी उस ट्रेनिंग, जो आर्मी की आपने ट्रेनिंग ली है और जो आपने अपना समय फौज में निकाला है, तो उसी ने आपको इतना मजबूत किया हुआ है। कहते हैं आर्मी से इंसान मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत बन जाता है। उसे टीम स्पिरिट आती है, विनिंग स्पिरिट आती है, सेक्रीफाइस स्पिरिट आती है, क्योंकि वो भूखा रख के भी काम करा लेते हैं, वो एक की गलती पे सबको मारते हैं, हाँ, और एक की खूबी पे सबको इनाम देते हैं। तो विनिंग स्पिरिट, वो कहते हैं चाहे पूरी रात खड्डा खोदो, कूदना है, ये खड्डा तुम्हें कूदना है, ये बिल्डिंग तुम्हें बनानी है, ये बंकर तुम्हें आज रात में बनाना है। तो हकीकत बस में करना है तो करना है, बस पीछे नहीं हटना, करना ही पड़ेगा, ना का ऑप्शन ही नहीं है, हाँ तो हाँ ही है उधर बस। वैसे आर्मी की ट्रेनिंग और डायरेक्ट सेलिंग कहीं कहीं ना कहीं काफ़ी समान है, इनमें भी सेम सेम काम होते हैं। हाँ जी, हाँ यहाँ जी भी सर। यस सर करते रहो प्लान को तो आगे बढ़ोगे, हाँ हाँ और वहाँ भी यस सर करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, और यहाँ भी सेक्रीफाइस करोगे तो आगे बढ़ोगे, वहाँ भी सेक्रीफाइस करोगे तो आगे बढ़ोगे। वहाँ भी टीम स्पिरिट है, जी सर, यहाँ भी बिल्कुल। टीम स्पिरिट है, वहाँ भी विनिंग स्पिरिट है, यहाँ भी विनिंग स्पिरिट है। वहाँ भी सेक्रीफाइस करता है एक फौजी अपने जीवन को, और यहाँ भी लोग पूरे पूरे महीने घर से बाहर रह के सेक्रीफाइस करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग भी एक आर्मी ही है। जी सर, बिल्कुल 100% सत्य है सर ये बात। क्योंकि यहाँ भी स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी तकलीफें होती है, इंसान मन करता है मैं छोड़ दूँ, मैं ना करूँ, पर वो जो आर्मी की ट्रेनिंग ली हुई होती है, वहाँ पर भी तो दुख झेला हुआ होता है, कुछ कुछ चंद पैसों के लिए। तो फिर यहाँ उसके सपने पूरे होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर उसको वो तकलीफ लगती नहीं, क्योंकि झेल रखी है पहले से ही। इसीलिए आर्मी वाले सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ करते हैं। जी, ये बात सत्य है सर। और मुझे ये बात कई बार कई लोग बोल भी चुके हैं कि सर आप ही कंपनी में ऐसा क्या है कि आर्मी वाले लोग ही तरक्की कर रहे हैं। मैं बोला सर तरक्की तो सब करते हैं, बस वो आर्मी वाले जैसी बाकी लोग मेहनत नहीं कर पाते। नहीं, ये किसी ने गलत कहा कि हमारी कंपनी में, किसी भी कंपनी में जहाँ भी आर्मी मैन काम कर रहा है, वो तकरीबन हर कंपनी में आर्मी मैन टॉप पे पहुंचा हुआ है, सबसे ऊंचे मुकाम पे, क्योंकि उनको वो स्पिरिट है उनके अंदर, और वो ट्रेनिंग में उनको दे दी जाती है। जी जी सर।
दलीप सर, आर्मी में आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही? सर मेरी सबसे ज़्यादा पोस्टिंग रही जे.एंड.के के अंदर। मतलब 16 साल में नौकरी करी, इसमें 9 साल मेरे जे.एंड.के के रहे हैं। और उसके बाद में मैं राजस्थान में भी रहा हूँ, पंजाब में भी रहा हूँ और महाराष्ट्र में रहा हूँ मैं सर। तो जम्मू कश्मीर में जो भी फौजी एक बार चला जाता है जी। तो वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके आता है। हाँ हाँ। मैंने भी आर्मी की नौकरी की है, आपको सबको पता है। तो वहाँ के एक्सपीरियंस जो मेरे पास है, वहाँ की जो मेमोरी मेरे पास है, वो अनइमेजिनेबल हैं और मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाता। आज मैं किसी भी लेवल पे हूँ, लेकिन आर्मी के वो जे.एंड.के की जो जो मुझे याद रहती है। जी सर। और वहाँ जो घटनाक्रम जीवन के मैंने देखे हैं या जो घटे हैं, वो कभी मेरे माइंड से डिलीट नहीं होते। तो कोई ऐसी मेमोरी आपकी भी जे.एंड.के के अंदर है तो एक आधी बताइए। हाँ जी सर, बहुत सारी मेमोरी हैं वैसे तो। बस ये एक मेरी मेमोरी जो बिल्कुल दिल के टच रही है। मैं जम्मू में ही पोस्टिंग था और प्रॉपर जम्मू मेरी यूनिट थी। और आपने सुना होगा एक जम्मू के अंदर ही कालूचक के अंदर मिलिटेंट घुस गए थे फैमिली क्वार्टरों के अंदर। और उस टाइम मैं वहीं मौजूद था। अच्छा, जम्मू जब मिलिटेंट का हाँ, उसमें आर्मी क्वार्टर में घुसे तो आप उधर ही थे? मैं वहीं मौजूद था, मैं क्वार्टर में ही था, सबसे बड़ी बात। पर समस्या मेरे पास हथियार नहीं था उस टाइम, क्योंकि हथियार तो जमा हो जाता है फौज के अंदर। ड्यूटी ड्यूटी खत्म तो हथियार जमा करा के अपने क्वार्टर पे आ जाओ। मैं हथियार जमा करा के क्वार्टर पहुंचा। आके मैंने सुबह सुबह का टाइम था, मैं नाश्ता किया ही था सर। और मतलब फायर होने की आवाज़ आई। तो पहले सोचा कि किसी ने फायर कर दिया होगा, पर जब बाहर देखे तो लोग भाग रहे हैं, फिर मिलिटेंट भाग रहे हैं। तो अब कुछ कर नहीं सकते, हथियार है नहीं है। तो सर मैं अपने पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया और मेन जो था गेट उसे कुंडी लगा के आगे फिर जितने मेरे पास चेयर वेयर जो पड़ी थी वैसे लगा दी, क्योंकि मैं करता क्या, हथियार थे नहीं हमारे पास में। पर वो 2-3 घंटे थे। पर वो जिस टाइम पे जब वो मिलिटेंट मारे गए, वो 2-3 घंटे मेरे लिए बहुत बड़े मुश्किल वाले टाइम भी था। और वो एक अलग था कि अब पता नहीं क्या से क्या होगा, क्योंकि मैं लड़ सकता था पर हथियार मेरे मेरे जमा हो रखे थे आर्मी के अंदर उस टाइम पे। तो मिलिटेंट मार दिए थे? मिलिटेंट तो मार दिए थे हमारी फौज ने। तो उनको फौज के साथ भी कुछ कैजुअलिटी हुई? फौज में तो हुई थी एक दो। फौज में क्या, हमारे जो फैमिलीज को ज़्यादा मारा उन लोगों ने। हमारी संतावना है उन सभी परिवारों के लिए जो कालूचक में हुआ था। लेकिन आज में और उन परिस्थितियों में आज बहुत अंतर है। जी सर। आज कुछ ज़्यादा होता है तो फिर ऑपरेशन लॉन्च हो जाते हैं। हाँ जी जी जी, बिल्कुल ठीक सही है। है सर। लेकिन एक आर्मी वाला जब अपने सामने ये देखता है तो कहीं ना कि उसको आघात तो लगता ही है और उससे जोश भी आता है। लेकिन मुझे लगता है हथियार हो, हाथ में हथियार होता तो शायद, क्योंकि फैमिली क्वार्टर में सब निहत्थे थे, इसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। अगर हथियार होते तो शायद उनको छोड़ते ना। दलीप जी, आपके पिताजी किस रैंक से आए हैं? सर मेरे पिताजी ऑनरी कैप्टन से आए थे सर, लगभग 32 साल की जॉब करके। तो जब जिसके पिता ऑर्डिनरी कैप्टन से आए, उनका बेटा ऑर्डिनरी कैप्टन क्यों नहीं बना? वो जल्दी क्यों आ गया? एक्चुअली सर मेरा भी सपना यही था कि मैं ऑनरी कैप्टन रिटायरमेंट हूँ। पर सर भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि आप मेरी ज़िंदगी में आ गए 2009 के अंदर और मेरा रुख को चेंज कर दिया। और मुझे एक व्यापार दुनिया दिखाई, एक बिजनेस की दुनिया दिखाई और डायरेक्ट इंडस्ट्री से मुझे टच कराया। और मैं सर मुड़ गया उस दिन फिर। क्योंकि सर आपके एक वर्ड मुझे याद है कि जो मुझे आपने पंजाब में बोला था कि दिलीप भाई, नौकरी करके इंसान कभी बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनना है तो व्यापारी बनना पड़ेगा, बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, बेचने की दुनिया में आना पड़ेगा। तो ये बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई। और दूसरा आपका ये वर्ड था कि देखो अपने पिताजी को, जिन्होंने 32 साल नौकरी करी है, वो बड़े नहीं बन पाए। देखो अपने दादाजी को, उन्होंने 22 साल नौकरी करी है, वो बड़े नहीं बन पाए। और देखो अपने आप को, उस टाइम मेरी 12 साल सर्विस हुई थी सर। तो मैंने अपने उस टाइम में 12 साल सर्विस को देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो उस दिन मैं पूरी रात सर सो नहीं पाया कि उस टाइम मेरे दादा पिता मेरी नौकरी दिखाई दे रही, हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है तो मुझे व्यापार की दुनिया में आना पड़ेगा, बेचने की दुनिया में आना पड़ेगा। तो मैंने डिसीजन लिया कि जो 16 साल है वो ज़रूरी है, वो तो कंपलसरी है, फौजी करनी पड़ेगी। पर 16 साल के बाद ये दलीप सिंह राठौड़ नौकरी नहीं करेगा, व्यापार करेगा सर। तो सर, डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया? जी हाँ सर। तो निर्णय सही साबित हुआ? नहीं सर, निर्णय साबित सही नहीं हुआ। इसके बीच में एक ट्रेजेडी हो गई, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ के आया था डायरेक्ट सेलिंग के पीछे। चलो डायरेक्ट सेलिंग करेंगे और उसमें 8 लाख रुपये महीना कमाएंगे, ऐसा मेरा ड्रीम था, मेरा सपना भी था। पर शायद बोलते ना, कोई भी चीज़ को पाने के लिए कई बार चुनौती से लड़ना पड़ता है। तो हुआ यूँ कि सर जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, उस कंपनी के बाद में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। और इधर से रिटायरमेंट हो गया, इंश्योरेंस काम मेरा बंद हो गया। तो मैं थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया। कुछ मेरी टीम थी वो मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि नया नया था, मैं टीम इतना हैंडल करता नहीं था, क्योंकि मैं पार्ट टाइमर था आर्मी की नौकरी के दौरान। तो मतलब मैं एक तरह से जीरो हो गया सर। तो आया था तो मैं नौकरी छोड़ के चलो फुल टाइम ये काम करेंगे, फिर वो बात बनी नहीं सर और जीरो हो गया।
फिर सर आपको पता ही, मैं आपके सानिध्य में था तो आपने फिर मुझे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन कराया। बोला चलो कोई बात नहीं, तो सॉफ्टवेयर बेचते हैं, क्योंकि आने वाला ज़माना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का रहेगा। हालांकि वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा था सर, एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए, एक ऑफिस स्टाफ के लिए। पर कहीं ना कहीं हम उस फील्ड के खिलाड़ी नहीं थे, तो वहाँ भी 1.5 साल मैंने मेहनत करी, वहाँ भी सक्सेस नहीं हुए। तो सर मैं फिर एक बार वो टूट गया, और शायद मुझे उस टाइम मुझे लगा कि यार तेरा डिसीजन गलत था, तो नौकरी छोड़े गलती कर दी। पर सर क्या करूँ, फिर परिवार था, अब हो गया जो तो हो गया। तो जब आपका मन टूट गया था बिल्कुल और चारों तरफ से आप हताश निराश हो गए थे, फिर आपने क्या किया? सर बोलते हैं ना सर, मरता ना क्या नहीं करता, तो मैं क्या करता सर। अभी हम तो ठहरे फौजी आदमी, इतनी बड़ी एजुकेशन थी नहीं, कोई हुनर था नहीं, कोई टैलेंट था नहीं। एक ही ऑप्शन था कि नौकरी करें। अब गवर्नमेंट जॉब मिली नहीं मेरे को, तो सर मैंने एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ज्वाइन करी एज एक बिजनेसमैन का बॉडीगार्ड। प्रॉपर्टी वाले के यहाँ पे बॉडीगार्ड की नौकरी मैंने ज्वाइन कर ली, कि चलो उससे एक आधा प्लॉट बेचेंगे, कमीशन आता रहेगा, प्लस कुछ सैलरी, अपना परिवार चलता रहेगा। तो सर मैं तो बॉडीगार्ड की नौकरी करी आपने? बॉडीगार्ड नौकरी में चला गया सर, मजबूरी थी सर, करें क्या। लेकिन हकीकत में जब एक डायरेक्ट सेलर मतलब सोच के आया, सपने लेके आया किसी भी कारण से, और वो नहीं पहुंच पाता अपनी मंजिल तक, तो कहीं ना कहीं मजाक का पात्र भी बन जाता है। हाँ जी सर बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा मजाक बनाया मेरे अपनों ने सर। मतलब मेरे अपनों ने इतना कहा कि देखो वो दिलीप उड़ रहा था हवा के अंदर, 8 लाख कमाऊंगा, 8 लाख कमाऊंगा, मैं बूम आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो आज फिर नौकरी करने लग गया। तो उस टाइम मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। मेरे मैं बता नहीं सकता, मेरे खास रिलेटिव जिनको मैं बहुत इज्जत देता था, मान देता था, सम्मान देता था, मेरे अपने थे। उन्होंने बोला अरे ये राठौड़ों की बस की बात नहीं, राठौड़ का काम होता है भाटा फोड़, मतलब पत्थर फोड़ना। तुम पत्थर फोड़ ही सकते हो, तुम्हारी बस की बात नहीं व्यापार करना। दिल पे बड़ी चोट लगी, पर करें क्या, मजबूर थे। तो अब कुछ कर नहीं सकते थे, हाथ बंधे हुए थे। इतना पैसा था नहीं कि मैं व्यापार करूं नया कोई, तो कोई रास्ता समझ में आ नहीं रहा था। तो बस अपने आप को अंदर अंदर कोस रहा था कि मैं ये सर एक बात है, मैं जब भी भगवान के मंदिर जाता था ना, भगवान से मैंने कभी ये नहीं कहा भगवान मुझे गाड़ी दे, मुझे धन दे, दौलत दे। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता, भगवान मुझे कोई रास्ता दे जहाँ से मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। और शायद ऊपर वाले ने सुन ली, और आपने और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरी झोली के अंदर एसली पेस कंपनी आ गई। और ये ना इन चीज़ इंसान बोल रहे कि आम इंसान आज एक खास इंसान बन गया सर। जहाँ तक मुझे याद है कि ये डोलपेल में आने के बाद भी आप कई महीने तक पार्ट टाइम रहे थे, फुल टाइम यहाँ भी नहीं आए थे। जी सर बिल्कुल, ये करेक्ट है सर। मेरी दो मजबूरियाँ थी सर। एक तो मजबूरी ये थी कि मैं टूटा हुआ था 2-3 जगह से, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस बेच लिया, मैंने सॉफ्टवेयर बेच लिया, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो मैं सोचा चलो पार्ट टाइम करके देखते हैं। दूसरा सर क्या, कोई साथ देने वाला था नहीं मेरा, तो अंदर से टूट गया और परिवार से भी मैं टूट गया सर। और टीम भी टूट चुकी और होगी। टीम तो बिल्कुल जीरो हो चुकी थी सर, टीम तो कोई था ही नहीं, मैं अकेला ही बचा था बस। सर आप अकेले बच्चे थे, लेकिन आपने बहुत स्पीड पे ग्रोथ की, हाँ हाँ उसका क्या कारण रहा? सर, मैं भूखा था सक्सेस का, सही पूछो तो। मैं कुछ करना चाहता था और उनको जवाब देना चाहता था जिन्होंने बोला था कि राठौड़ भाटा फोड़। अच्छा। उनको मैं जवाब देना चाहता था कि मैं भाटा फोड़ नहीं, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मुझे मौका नहीं मिला, मुझे मौका मिला तो फिर सर मैं करना चाहता था बस, तो मैं करके दिखा। इसलिए आपकी इतनी स्पीड स्पीड पकड़ दी सर। अच्छा, आपकी स्पीड से बड़े बड़े नेटवर्क आपने बनाए थे, लेकिन कुछ भगवान परीक्षा आपकी ज़्यादा ही लेता है। बहुत बड़े बड़े नेटवर्क आपके बन के बिगड़ गए। किसी ने ये कर लिया, कोई इस कंपनी में चला गया, किसी ने, कोई अनइथिकल लोग थे, अनप्रैक्टिकल लोग थे, सिस्टम के खिलाफ थे, और आपने कहा भी आप लोग जाओ, मुझे आपके बिना काम करना, जबकि बहुत बड़े बड़े नेटवर्क थे। तो ऐसी परिस्थिति में आप कैसे खुद को, मतलब जैसे कि अगर किसी के कुछ लोग चले जाएं, इवन एक तो ऐसा भी हुआ है कि एक बहुत बड़ी आपकी टीम थी जो बड़े अनइथिकल डायरेक्ट सेलिंग करती थी एसलीपीएस में, और कंपनी ने एक्शन लिया तो आपने बोला सर करो, इनको सबको बाहर करो, और मेरे ख्याल वो सेल भी 200-250 हफ्ते की भेजती थी। जी सर। और आपने कहा कंपनी को इनको बाहर करो। मतलब ये पहली बार मेरे हिसाब से हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि एक डाउनलाइन अनइथिकल कर रहे थे, ये पक्का अनप्रैक्टिकल करते थे, हॉस्टल सिस्टम वगैरह चलाते थे, और आपने कहा सर इनको बाहर करो, मैं आपके साथ हूँ। तो आप उस टाइम डरे नहीं कि 250 सेल मेरी कम हो जाएंगी हफ्ते की, विचलित नहीं होते आप? कैसे इतना संयम रख पाते हो दिलीप जी? सर इसके पीछे है ना एक कारण है। वो कारण ये सर, मैं जब भी अपनी गाड़ी ड्राइविंग करता हूँ, मेरे गाड़ी में ना कोई गाना बजता है, ना म्यूजिक बजता है, ना एफएम बजता है। मेरे गाड़ी के अंदर कोई ना कोई बड़े मोटल स्पीकर की कोई ट्रेनिंग
ट्रेनर की या आपकी या किसी बड़े और कोई जो सेशन लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, उनकी सीडी चलती है या उनके उनके चलते हैं, यूट्यूब के ऊपर चैनल चलते हैं। तो एक बार सर मैं लखनऊ से बाई रोड आ रहा था जयपुर तक, तो मैंने संतोष नायर है उनकी मैंने सीडी लगा ली अपनी गाड़ी के अंदर। तो उनकी एक ट्रेनिंग है आग ही आग, तो वो 4 घंटे ट्रेनिंग सर, मुझे मालूम नहीं चला कि 4 घंटे में विदाउट ब्रेक करके चलाता रहा गाड़ी को। पर उस ट्रेनिंग मुझे उसमें एक पार्ट मुझे मिला कि अगर नेटवर्क टूट जाता है तो लोग रोने लग जाते हैं, पर जो सच्चे जो डायरेक्ट सेलर हैं, मतलब जो कुछ करना चाहते हैं, जिन सपने होते हैं, वो रोते नहीं, वो उसी टाइम नए नेटवर्क की तलाश में लग जाते हैं सर। तो ये बात मेरे दिमाग में क्लिक हो रखी थी कि जब भी टीम टूटती है तो रो मत कि मेरी टीम टूट गई, ये चला गया वो चला गया, आप नए की तलाश में उसी टाइम लग जाओ। आपके 10 गए, 20 कैसे आने उसकी प्लानिंग अभी उसी टाइम करने लग जाओ। तो सर जब जब मेरा नेटवर्क टूटा, मैं ये नहीं कहा कि वो चला गया टूट गया उसने कंपनी खोल ली, मैं सोचा कि अब और कैसे नए लोग लेके आने, उसी टाइम लगता तो सर नए बंदे लाने के लिए। उस टाइम मेरी स्पीड और बढ़ जाती है नए बंदे लाने के लिए, अब मुझे और नए बंदे लेके आने, नए बंदे लेके आने बस। मतलब उनको जवाब देना है। उनको जवाब देना है कि भाई मैं पीछे नहीं हटा आज तक कदम, और आज तक नहीं हटा सर। और आज भी सर मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर आज भी अगर मेरी टीम बिल्कुल हो जाए ना, क्रैश जीरो हो जाए, कोई बचे ही ना मेरे पास, बस मैं भगवान को ये बोलता हूँ, भगवान बस मुझे जिंदा रख, मैं जिंदा हूँ, फिर नया बिजनेस डेवलप कर लूँगा, बंदे खड़े कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बंदों कोई कमी नहीं है सर, तो बस मन में ये होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। ऐसा ऊर्जा, ऐसी आत्मविश्वास ही व्यक्ति को बड़ा बनाती है। दिलीप जी, आज आप जिस मुकाम पे हो, इसी आत्मविश्वास की वजह से, इसी ऊर्जा की वजह से। बस थैंक यू सर, वैसे तो आपका आशीर्वाद है, हमारा कुछ भी नहीं, नहीं क्योंकि है। जितनी भी गाइडलाइन है सारी गाइडलाइन आपकी है सर, आपने जो बताया और हमने फॉलो किया बस। लेकिन नहीं सर, आपको कोई तोड़ नहीं पाया। बहुत कोशिश करेगी आपको तोड़ने की, लोगों को ये लगा कि हमने इसको बड़ा बनाया है। बहुत लोग तो जो ये कहते थे दलीप जी दोबारा मोटरसाइकिल पे आपको प्लान देने लगवा देंगे। हाँ करेक्ट, ये बात सच है सर, आई थी मेरे सामने बात। आपके डाउनलाइन में बहुत लोगों को ये घमंड था कि हम ये कर देंगे, लेकिन आपने प्रूव कर दिया कि अपलाइन अपलाइन होता है। और मैं उनको ही बोलता हूँ सर, जो मैं तो भाई आज भी देता हूँ बाइक पे प्लान, किसी हिम्मत होनी चाहिए देने की। सर मैंने अभी बेंगलोर में काम स्टार्ट किया, अभी लेटेस्ट मैं रॉयल एम्बेसडर रैंक पे होने के बाद मैंने बाइक पे जाके प्लान किया बेंगलोर के अंदर। वहाँ पे एक अजय भदौरिया नाम का लड़का है जिसके साथ मैंने काम स्टार्ट किया। मुझे कोई शर्म नहीं आती सर, मुझे कौन जानता है वहाँ पे मैं रॉयल एम्बेसडर हूँ। मुझे तो टीम खड़ी करनी है बेंगलोर के अंदर। 2 साल बाद में पता लगा बेंगलोर के अंदर दलीप सिंह राठौड़ कौन है। उन्हें आज क्या बताऊँ उनको मैं क्या हूँ। तो अपने को सर टीम जहाँ भी खड़ी करनी है अपने लाजवाब, जीरो से हीरो बन जाते। लाजवाब लाजवाब। मैं कहता हूँ कि आपसे सीखने को मिल रहा है। आपका आत्मविश्वास और आपकी जो ऊर्जा है, बहुत लोग इससे सीखेंगे कि दलीप सिंह राठौड़ रॉयल एम्बेसडर कैसे बना। थैंक यू सर। AWPL में आने के बाद सर कोई परेशानी आई आपको, जहाँ मतलब आपको थोड़ा परेशान हो गया, यार ये कैसे होगा? हाँ सर, थोड़ी बहुत परेशानी आती है लाइफ के अंदर। शुरुआत में परेशानी आई कि मेरे लिए नया फील्ड था, क्योंकि अभी तक जैसे हम आर्मी वाले थे तो वहाँ पे टैंक कैसे चलता है, गन कैसे चलती है, हथगोला कैसे चलता है, मिसाइल कैसे चलती है, वो मालूम था। पर रिटायरमेंट होने के बाद में जब ये कंपनी मिली, मतलब तो यहाँ पे आयुर्वेद बेचना था, तो आयुर्वेद का हमें पता ही नहीं ABCD आयुर्वेद होता है क्या है। तो ये तो एक चुनौती थी, फिर आपने सिखाया, हम बेचने लग गए। दूसरा आया मुझे उड़ीसा के अंदर, अच्छा, लैंग्वेज प्रॉब्लम की, मतलब मुझे उड़िया नहीं आती और उन लोगों को हिंदी नहीं आती। तो सर वहाँ थोड़ी दिक्कत आई, चैलेंज आया मेरे सामने कि यार मुझे उड़िया नहीं आ रही, उनको हिंदी नहीं आ रही, कैसे कन्वर्ट करूँ। तो कुछ चीज़ें गूगल बाबा से सीखी मतलब ट्रांसलेट करता था कि यार कैसे क्या करें। फिर कुछ बीच के लोग पकड़े मैंने वहाँ पे, अच्छे लीडर जिनको हिंदी और उड़िया दोनों आती थी। तो वो जो मैंने ये चीज़ सीखी मैंने लगान पिक्चर से, आमिर खान की लगान पिक्चर उसे सीखी मैंने कि आमिर खान वाली जो टीम थी उसको इंग्लिश नहीं आती थी, अंग्रेज लोग थे उनको हिंदी नहीं आती थी। तो बीच के अंदर वो रखते थे बिचौलिया, जो अगर ये हिंदी बोले तो इंग्लिश में कन्वर्ट उनको बोले, वो इंग्लिश बोले तो हिंदी में कन्वर्ट करके इनको समझाए। तो ऐसा ही मैंने किया सर। वहाँ पे उड़ीसा में प्रदीप महाराणा था, तो प्रदीप महाराणा जी को मैं समझाता था हिंदी के अंदर, प्रदीप महाराणा जी उड़ीसा में उनको समझाते थे, उड़ीसा वाला उनको उड़िया बोलते थे, प्रदीप महाराणा पर मुझे हिंदी में बोलता था। तो ऐसे करके काम करना स्टार्ट किया, अब तो सब कुछ हो गया सर। आपने भी लगान की तरह उड़ीसा में अपनी पिक्चर पूरी हिट कर रखी है। और सर मैं आगे भी करूँगा सर। अभी मैंने सर लेटेस्ट आप बताऊँ सर जानकारी के लिए, मैंने मिजोरम में काम स्टार्ट किया सर। अब मिजोरम में सेम डिट्टो मेरे साथ वो चैलेंज है। अभी जस्ट किया ही है, भी वहाँ पे काम ज़्यादा हुआ नहीं है, स्टार्ट किया ही है कि मुझे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती और उनको हिंदी नहीं आती, पर अब थोड़ी बहुत इंग्लिश आ रही तो इंग्लिश से काम चलाएंगे। कुछ वो जो से उड़ीसा के धक्के खाए हुए वो यहाँ पे काम आ जाएंगे। हारना नहीं, हारना नहीं। दलीप सर, आपको किस दिन लगा
डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद कि हाँ दलीप सिंह राठौर आज तू कामयाब हो गया? एक्चुअली में सर पहले तो विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं 2-3 बार हार चुका था, तो टूटा हुआ ज़रूर था मैं। पर 11 मई 2017 को मेरे घर में मर्सिडीज आई सर, और जब मर्सिडीज आई ना, तो मैं क्या, मेरा पूरा खानदान हिल गया। और उन लोगों के मेरे पास फ़ोन आने लग गए जो मेरे से बहुत ज़्यादा जलते थे, यार दिलीप तूने कैसे ले ली, क्या कमाल कर दिया, बहुत मुबारक हो भाई, तेरे से कोई मेहनती इंसान नहीं है। उस दिन मुझे लग गया अब मैं जीत गया सर। और उस दिन वाकई में जीत गया था सर, क्योंकि मैंने सबके मुंह पे एक वो लगा दिया ताला कि मैं भाटा फोड़ नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। सही कहा सर आपने। सफलता जो जवाब दे सकती है व्यक्ति, वो जबान से जवाब नहीं दे सकता। तो कह सकते हैं कि आपकी सफलता ने सबको जवाब दे दिया कि हो इज दलीप सिंह राठौर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। दलीप सर, आपके बारे में एक बड़ी गजब की बात है, मुझे पता है लेकिन शायद जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखें उनको नहीं पता होगी। आप बहुत जिद्दी किस्म के व्यक्ति हो। आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हो उसका एक पोस्टर बनाते हो, फिर उसको अपने रूम में लगाते हो, डेट लिखते हो। ये अब से नहीं, मैं आपको 18 साल से जानता हूँ, और जानता तो खैर मैं आपको 26-27 साल से हूँ, जब से मतलब आर्मी में शुरुआत हुई थी। पर डायरेक्ट सेलिंग में जब से आप आए हो 9 के बाद जितने भी दिन हुए 15-16 साल, हमेशा आपकी एक तरीका रहता है काम करने का कि जो मुझे खरीदना है मैं पोस्टर लगाऊंगा, उसकी डेट लिखूंगा। चाहे आपकी रेंज रोवर वोज हो, चाहे आपका कितने कई हजार गज का बड़ा फार्म हाउस हो अंसल सुशांत सिटी में, चाहे आपकी मर्सिडीज हो, चाहे आपकी करेटा हो, क्योंकि मैं तो आपको पर्सनली बहुत गहराई तक जानता हूँ। यस सर जी, हाँ। चाहे आपका प्लॉट हो, चाहे आपका फ्लैट हो, चाहे आपका फार्म हाउस हो, चाहे आपकी रोलेक्स की घड़ी हो, जो आपने लिख दिया इस डेट को ये चीज़ लेके आऊँगा, जी ये लेके ही आते हो। क्या मिलता है वो पोस्टर लगा के रोज? सर, एक्चुअली मैं ये आपका सिखाया हुआ है। एक ट्रेनिंग थी एसओएस के अंदर जिसमें गोल का सब्जेक्ट था, और उस गोल के सब्जेक्ट में आपने बताया था कि जो चीज़ आपको चाहिए उसको पेपर पे उतारो, और पेपर उतारने के बाद में उसको मंदिर में लगाओ, उसको बेडरूम में लगाओ, उसके व्हाट्सएप पे डीपी पे लगाओ, उसको स्क्रीन पे लगाओ, जहाँ जहाँ लगा सकते हो लगाओ। क्यों? क्योंकि जितनी बार वो चीज़ आप देखोगे तो आपके माइंड को वो पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, उसको पाने की चाहत मन में जगेगी, तो वो जो चाहत आपको ऊर्जा देगी, और ऊर्जा आपको काम के लिए प्रेरित करेगी, और एक दिन भगवान भी आपको वो चीज़ वो आपके कदम में ला के डाल देगा। असुरी बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई, और मैं, सच बात है, ये ऊपर वाला भगवान मेरा साक्षी है, जो चीज़ का मैंने पोस्टर बनाया है वो भगवान ने मुझे दी है, आपके आशीर्वाद ने मुझे दी है। और सच यही है कि मेरे घर में जब वो चीज़ फ़ोटो लगती है मेरे गोल की, उस टाइम कोई फ़ोटो नहीं लगती, ना कोई भगवान की लगती है, ना वाइफ की, ना बच्चों की, ना और किसी की नहीं, सिर्फ एक ही फ़ोटो लगती है, ओनली फॉर गोल गोल गोल। और जब तक लगी रहती है, जब तक वो गोल मेरे पास में ना आ जाए साक्षात बन के। तो ये पावर मुझे आपके शब्दों की मिली हुई है सर, कि गोल को पहले फ्रेम में लगाओ, उसको रात दिन देखो, एक दिन आपके कदमों में होगा। और वही काम कर गया सर यहाँ पे। लक्ष्य रोज दिखता है, रोज दिखता है तो भेदने का मन करता है, और लक्ष्य आंखों से ओझल हो जाए तो फिर भेदने भूल जाता है इंसान, भूल जाता है भूल इंसान। जाता है। और फिर लोग भी सर ताने मारते हैं ना, लोग बोलते हैं देखते हैं कैसा लेगा, कैसे इतना ऐसा कैसे हो सकता है, ले लेगा। पर उनको दिखता है, तुम्हें जवाब दूंगा, देखो ये। अच्छा, मतलब जैसे कई बार लोग कमिटमेंट कर देते हैं स्टेज हाँ से हाँ हाँ, कि मैं ये लूंगा, और फिर वो भूल जाते हैं, तो भूल जाते जनता हैं। तो याद रखती है जो बोला है। हाँ जी सर। तो आप ये कह रहे हो कि मतलब वो जनता याद रखती है, बोलने वाला भूल जाता है। अगर अगर चिपका ले, पोस्टर लगा ले, तो उसको भी सेम याद रोज रहेगा। देखोगे ना आप, सुबह उठोगे तो सर मैं ऐसे ही करता था। मैं रात को सोता था, अपने गोल के ऐसे हाथ जोड़ सोता था, बेडरूम में अगर मेरे लगी है, अगर मैं ट्रेनिंग में हूँ कहीं बाहर हूँ तो मेरे डीपी लगी है। लास्ट में इंसान मोबाइल बंद करेगा, बंद करे, उस वाले स्क्रीन पे वही गोल आएगा, तो उसको प्रणाम करेगा। सुबह उठेगा, मोबाइल देखेगा तो सुबह स्क्रीन पे वही आएगा, बेडरूम में आंखें खोलेगा तो सामने वही फोटो लगी है, ऑफिस जाएगा तो वही फोटो लगी है, यानी हर जगह वही फोटो लगी है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर ऊर्जा आती है सर। मतलब गोल जो है वो सिर्फ एक जबान से किया हुआ कमिटमेंट ना होके एक दिमाग में बैठ जाने वाली सोच होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, और उस जुनून के लिए बार बार उसको देखना ज़रूरी है। सर इसके पीछे एक लॉजिक है ना, मतलब जैसे मैंने एक ट्रेनिंग के द्वारा सुनी थी कि आज की जनता कानों से नहीं सुनती, आज की जनता आंखों से सुनती है। वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है। आप कितना ही मन में सोच लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं ये गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा, घोड़ा लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, पर जब तक आपकी आंखें नहीं देखेगी, बार बार उस आंखें देगी, तो आंखें आपको क्या, माइंड को सिग्नल देती है, और आपको उसको पाने के लिए आपके अंदर एक चाहत
उत्पन्न हो जाती है और चाहत उस मंजिल तक आपको 100% लेके जाती है सर। दलीप सर, आप इस मंच पे बैठे हो, सच बताना, क्या आपकी सारी चाहत विद डेट जो आपने पोस्टर लगाए पूरी हुई हैं? आज तक सर मैंने 3 चाहत लगाई है। पहली मैंने लगाई थी क्रेटा कार की, फिर लगाई थी मैंने अपने फार्म हाउस की, तीसरी लगाई थी मैंने अपने रेंज रोवर वोक की। तीनों चाहत मेरी पूरी हुई है सर। अभी चौथी मेरी चाहत है, पर उसको अभी तक मैंने अंकुरित नहीं किया है। अंकुरित करूंगा जिस दिन पूरी दुनिया देखेगी, और चाहत ऐसी होगी जो कदमों में आना ही पड़ेगा उसको सर, पर उसमें टाइम लगेगा, ये ज़रूर है। मेरा एडवांस से बेस्ट ऑफ लक आपकी थैंक यू चाहत सो के मच लिए। सर। आपको सर पता है वैसे आपको पता है मैं मेरी चाहत क्या है, बस थोड़ा सा मैं उस पर चल रहा है। वो चाहत पूरी होगी कैसे, उसको पूरा समीकरण बनाना पड़ेगा, और फिर वो उसका पहले ब्लू प्रिंट तैयार करा के और फिर आपके सामने लेके आऊँगा सर। दलीप सर, एक पर्सनल सवाल है। यस सर। पूरे देश में आपकी कामयाबी लोग देखते हैं, आपको अचीवर के रूप में देखते हैं, आपकी गाड़ियाँ बंगले देखते हैं। कुछ ऐसी पर्सनल बातें हैं जो सिर्फ मुझे ही पता है। जी जी जी। मैं इस पॉडकास्ट पे वो पूछने की हिमाकत कर सकता हूँ? अरे सर सर, आप तो हमारे गुरु हो सर। आपकी वाइफ इस बिजनेस से बहुत नेगेटिव थी, हद जी। से ज़्यादा नेगेटिव, और आपके घर में बहुत बड़ा कलेश का कारण था कि आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं करोगे। जी सर, बिल्कुल सच है बात। और आज आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जी और वो मुझे भी मिलती है तो कहती है बस भैया अब तो ज़िंदगी बदल गई। जी और बिल्कुल मैं correct। उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है यही है, या उसकी कोई जुड़वा बहन है या कोई डुप्लीकेट है। ये कमाल और ये करिश्मा कैसे हुआ यार, कि मतलब इतनी नेगेटिव आपकी वाइफ थी, 100% इस बिजनेस के खिलाफ थी, क्योंकि मेरे और आपके तो पर्सनल रिलेशन भी रहे हैं। कैसे मनाया भाई, हमें भी बताओ। एक्चुअली सर थोड़ी सी कहानी लंबी है। लंबी ये है कि मेरा आर्मी वाला बैकग्राउंड है, और मेरा जो ससुराल पक्ष है वो भी आर्मी वाला बैकग्राउंड है, यानी वाइफ के भी जो भाई है पिताजी वो भी आर्मी वाले हैं। और चाहत थी तो शादी हो गई, चलो ठीक है, एक हो गया जो भी था। फिर मैंने जब वो शादी होने के बाद में जब मेरे पास सपने जगे डायरेक्ट से इंडस्ट्री के अंदर, मैं उसको बड़े बड़े सपने दिखाए। देख कुछ दिनों की बात है, जैसे मैं आर्मी की नौकरी के टाइम मैंने डायरेक्ट स्टार्ट करी, तो सर मैं घर नहीं आता था। छुट्टी आया एक रात रुका, अगले दिन फिर फील्ड में, छुट्टी खत्म हुई तो एक रात रुका, वापस अपनी ड्यूटी पे। तो मतलब भाई बोलती क्या कर रहे हो तुम, मैं बोला डार्लिंग 2 साल की बात है, 3 साल की बात है, 4 साल की बात, देख बूम आएगा बूम, जिंदगी भर हम मजे करेंगे। और सर हो गया उल्टा, मैं हो गया फेल। अच्छा एक बार कोई बात नहीं, मैं 2-3 बार फेल हो गया। तो फिर नौकरी छोड़ी तो घर वाले उसकी तरफ हो गए कि तू उनकी नौकरी को छुड़वा रही है। तो बोलती मैंने छुड़वा रही, वो जानबूझ के छोड़ रहे हैं। तो वाइफ ने मना कर दिया। अब मतलब सारा समीकरण बदल गया, बिगड़ गया। तो तैयार नहीं थी कोई भी नौकरी छोड़ने के लिए, इधर मैं फेल हो गया था। तो वो अब मैं नया काम फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग। तो ऑलरेडी मैं पहले से फेल था, नौकरी में छोड़ चुका था। तो वाइफ बोलती ये काम नहीं करोगे। तो मैं भी परेशान था, पर गुरुजी आपका ज्ञान मेरे बहुत काम आता है और हमेशा आएगा आगे भी। आपने एक वर्ड कहा था, अरे दिलीप जी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो। मैं बोला फिर काम कैसे चलेगा, ये फुल टाइम काम धंधा है, बिजनेस फुल टाइम करने का है। तो आपने बोला काम ऐसा करो कि सांप भी मर जाए लाठी टूटे। मैं बोला कैसे। तो आपके ही वर्ड थे कि आप एक काम करो, नौकरी छोड़ दो। और घर पे क्यों बता रहे हो मैं नौकरी छोड़ दी, सुबह टिफिन लेके निकलो, कहीं ऑफिस ले लो, वहाँ टिफिन रख दो, नौकरी के टाइम नौकरी जाते हुए अपना यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग करो, वापस शाम को घर पे आ जाओ, किसी मालूम चलेगा ही नहीं। तो सर ये आइडिया मेरे दिमाग में बहुत अच्छा काम किया। और मैंने क्या किया सर, वो नेगेटिव थी तो उसको पॉजिटिव रखना भी था, कि घर का माहौल जो है कि अगर नेगेटिव ज़्यादा रहेगा तो अपन काम नहीं कर पाएंगे। तो वाइफ को मैंने ये कहा कि मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव थी। तो हाँ, ये एक बात की खूबी है, उसने पार्ट टाइम के लिए मुझे कभी मना नहीं किया। तो मैं पार्ट टाइम यहाँ पे काम करता रहा उसकी नज़रों में, जबकि मैं था फुल टाइमर। और सुबह घर से टिफिन लेके निकलता था, शाम को टिफिन लेके आ जाता था। और बोलती कहाँ थे, मैं वो नौकरी करके आया हूँ, जबकि मैं था इसलिए पे। और सर जब मेरा पहला चेक आया टोपाज रैंक का 1.5 लाख रुपए का, तो मैंने वो वाइफ के हाथ में डायरेक्ट दे दिया। मैं बोला ये देख 1.5 लाख रुपए है। तो कभी वो चेक को देखे, कभी मेरे मुंह को देखे। बोला अपना ही है। बोला अपना नहीं तेरा है। बोला मेरा है। बोला हाँ तेरा है, तेरे अकाउंट का है। तो अच्छा। बोला हाँ। तो बोला तो बहुत अच्छा बात है, बहुत 1.5 लाख आ गया। मैं बोला अब नौकरी छोड़ दूँ। तो बोला हाँ अब छोड़ दो। तो उस टाइम सर मैंने नौकरी छोड़ के फिर फुल टाइम लग गया। दूसरा मैंने सर काम ये किया कि मैंने वाइफ से वादा कर लिया
कि देख 2 आईडी है, एक मेरी एक तेरी, तेरी आईडी भी मैं ही चलाऊंगा, तू चिंता मत कर, तू घर में रह बस, और पूरे पैसे तेरे अकाउंट में, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, और खूब खर्चे कर, खुली रहे, जो करना कर, बस तू मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे काम करने दे। तो उसने यहाँ पे हाँ भर दी। और सर जब उसके हर हफ्ते, पहले स्टार्टिंग में 10,000 आ रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं, 30,000 आ रहे हैं, इनकम करते करते 50,000 आने लगे। अब उसके अकाउंट में टक मैसेज आ रहा है हर गुरुवार को, वाइफ की आईडी, वाइफ के आईडी के ऊपर, और पैसा उसके पास, आपके अलग, मेरे अलग, मेरे अच्छा। अलग, उसके अलग। अच्छा, उसका काम भी मैं ही करके दे रहा हूँ, और उसको घर बैठे पैसे आ रहे हैं, और उसको देख रहे हो मेरा अकाउंट भरा हुआ है, मेरा अकाउंट भरा हुआ है, और अकाउंट भरा है। तो बस वहाँ से सर पॉजिटिव माहौल मिल गया। और सब बोलते हैं ना सर, सबसे बड़ी ताकत पैसे में होती है सर, जो काम कोई ना करे वो काम पैसा कर देता है। तो उसके अकाउंट का पैसा आप नहीं लेते थे? नहीं, मैं नहीं लेता सर, अभी भी नहीं लेता। फिर उसके अकाउंट में ही है, मौज करती है। 2 लाख हफ्ते 2 लाख हफ्ता, 8 लाख महीना। अब जो मर्जी, अभी जाती है बड़े बड़े मॉल में, अभी गुच्ची का फ्रश लेके आई 2.5 लाख रुपए का, तो बोलिए यार कोई बात नहीं, तेरा पैसा, खा, बढ़िया, गुड़ तेरा ही है। इसलिए उतनी पॉजिटिव है। अब फुल पॉजिटिव है सर। अब तो इतनी पॉजिटिव है, लड़के को लगाओ जल्दी से किस काम के अंदर, बच्चे को लगा दो। अच्छा, हाँ, अब वो इतनी पॉजिटिव है कि मैंने अब तो खुद भी आती है सेमिनार में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में आती रहती है, बीच में उड़ीसा के जाके आई थी अभी। अब फुल पॉजिटिव है, अब कोई टेंशन नहीं। अब वो इतनी पॉजिटिव है कि उससे पॉजिटिव लेडी कोई नहीं है। सही पूछो तो। हाँ सर, मतलब गलती उसकी भी नहीं है। जब हम हार गए तो वो नेगेटिव हो गई, हम जीत गए तो वो पॉजिटिव हो गई। तो मैं तो कहता हूँ सर, हमारी जीत और हमारी हार के ऊपर कईयों का फ्यूचर और कईयों की नेगेटिव पॉजिटिव भी टिकी हुई है। कितनी बड़ी बात आपने कही। अब वाइफ 8 लाख रुपए महीना अगर कमा रही है, उसके अकाउंट में आ रहा है, तो वो कह रही है मेरे पति जितना किंग तो कोई है ही नहीं कि मैं कुछ कर भी नहीं रहा, 8 लाख मुझे खर्च करने को मिल रहा है हर महीने। जी सर, जी सर। तो दलीप सर वाकई में ये बहुत बड़ा लेसन आपने सबके लिए दिया है, मेरे लिए भी खास कर दिया है। दलीप सर, जैसा कि आपके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आप बहुत खुले दिल के व्यक्ति हो। जी सर। जैसे भी आपने बताया कि मैंने एक आईडी 8 लाख रुपए महीने की वाइफ को दे दी कि जा तो खुश रहे, मौज कर, जो खरीदना खरीद। यस सर। इसी तरह आप कहीं भी कितना ही खर्चा कर लेते हो, कहीं भी कुछ खरीदना हो आप 1 मिनट नहीं सोचते। हाँ जी सर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि हद से ज़्यादा खर्चीले व्यक्ति हो। जी सर। जूते दिल करा तो 2 लाख के, बेल्ट दिल करा तो 3 लाख की, कुछ भी आपका दिल करा आपने लेना ही लेना है। अभी सूट पहन रखा है आपने, मैं देख रहा हूँ इस पर लिखा है दलीप सिंह AWPL। यस सर। तो ये भी बहुत कॉस्टली होगा जब ये सूट ही आपके लिए बना है दलीप सिंह AWPL। तो इतना खुला दिल कहाँ से लाते हो? एक्चुअली सर, ये वैसे तो आपके ही विचार है, पर मेरे क्या है कि रग रग में AWPL आ गई, तो मैंने सूट पे उकेड़ दिया इसको। और ये सर 2.25 लाख रुपए का सूट पड़ा है, नाम लिखा के, मतलब सिलाई 2.25 लाख रुपए का। तो सर मेरी चाहत होती है, मतलब ये, क्योंकि सर मैंने भी ये चीज़ें मतलब किसी ट्रेनर सीखा था। एक बार की बात सर, एक मैं CD सुन रहा था किसी ट्रेनर की, उसने एक बहुत प्यारी बात बताई, मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि इंसान जो बड़ा बनता है ना, व्यापारी बनता है, वो कभी बैंक को पैसा देके बड़ा नहीं बनता। बैंक को पैसा देके बड़ा नहीं बनता, इंसान बड़ा बनता है बैंक से पैसा लेके। यानी आप FD कराओ, सेविंग अकाउंट में जमा कराओ, कभी बड़े नहीं बन पाओगे। आपने बैंक से पैसा लिया है कोई व्यापार करने के लिए, कर्जा लिया है, तो उसको आप सही जगह लगा के वहाँ से बड़े बन सकते हो। तो ये बात मेरे दिमाग में क्लिक हो गई सर, कि हम बैंक से पैसा जमा करा के नहीं, पैसा लेके बड़े बन सकते हैं। तो सर हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर ये हम ही खुद बैंक है, हम ही लेने वाले, हम ही देने वाले हैं। तो ये हमारे पास कोई बैंक, कोई शोरूम तो है नहीं है, कोई गोदाम है नहीं, कोई फैक्ट्री है नहीं है। तो इस शरीर के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट करोगे आप, तो उतने ही आपको लोग देखेंगे, जानेंगे, ऐसा बनना चाहेंगे। तो एक अंदर एक जिज्ञासा जग जाती है कुछ कर गुजरने की। तो सर मैं कभी सोचता नहीं क्या लगे, क्या यार, फिर सर है क्या, हमने जो लिया था यहीं से दिया, इसी इंडस्ट्री की देन है। और ज़िंदगी भगवान ने एक बार दी है सर, अगर अभी सपने पूरे नहीं करें फिर करेंगे कब? और वैसे भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वैसे जीना सीखो तो दलीप सर आपसे जीना सीखना चाहिए। आप वो बहुत सारे लीडर हैं हमारे, वो महिपाल सर भी खूब खर्चा करते हैं, सारे लीडर करते हैं, मैं तो कहता हूँ जितने भी ऊपर के हैं। पर आप कुछ ज़्यादा ही वो हो कि बस अभी एक दिन की बात है, मुझे याद है कि आपने मेरे से पूछा सर आपने कौन से जूते पहने हैं, अभी हम फुकेट जा रहे थे। यस सर, यस सर। तो ये आपने दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरे से पूछा। Yes, तो मैंने कहा यार ये जूते तो डियोर के जूते हैं। हाँ। अब डियोर का शोरूम जो है इंडिया में तो है ही नहीं। जी सर, नहीं है। तो ये तो लंदन से मंगाए थे मैंने। अब आप फुकेट में अगले दिन मुझे क्राउन डायमंड मीटिंग में मिलते हो और आप वही जूते पहने हुए मिलते हो।
डियोर के। और मैं शॉक्ड हो जाता हूँ कि यार ये बंदा रातों रात लंदन कैसे पहुंच गया, और ये लंदन से जूते कैसे मंगा लिए। तो मुझे पता चलता है कि दलीप सिंह राठौर फुकेट उतरते हैं और सीधा डियोर के शोरूम जाते हैं और डियोर के वही जूते लेके आते हैं और अगले दिन क्राउन डायमंड की मीटिंग में पहन के आते हैं। सर एक्चुअली मुझे ना आपकी कॉपी करने में बड़ा मजा आता है सर क्योंकि मुझे पता है आपके पास जो चीज़ होगी ना वो यूनिक होगी, ऐसी किसी के पास होगी ही नहीं। आपने फार्म हाउस बनाया तो गुरुजी आपका आशीर्वाद से मैंने फार्म हाउस बना लिया आपने फ्लैट लिया तो मैंने फ्लैट ले लिया, आपने एसयूवी गाड़ी ली तो मैंने एसयूवी गाड़ी ले ली, लग्जरी कार। तो मुझे आपकी कॉपी, आपने रोलेक्स तो मेरे पास भी रोलेक्स, मतलब आपके एलवी के जूते मेरे भी एलवी के जूते, मुझे मतलब मुझे तो संजीव सर पास जो चीज़ है ना वो कुछ यूनिक है भाई, ऐसी चीज़ मिल नहीं सकती। तो मैं डर तो लगता है कई बार कॉपी कर रहा मरेगा तो कमाल का दिल रखते हो आप, बहुत खुले दिल के व्यक्ति, और खुले दिल के व्यक्ति ही इस दुनिया में कामयाबी प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो खर्च करेगा वही तो कमाएगा, जो बचाएगा वो क्यों कमाएगा। जो खर्च कर रहा है, जो अकाउंट हर महीने खाली कर रहा है वो हर महीने भरेगा, और जिसका अकाउंट भरा हुआ है वो खाली नहीं कर रहा तो वो क्यों हर अगले महीने भरेगा। तो अच्छा सर, भगवान का चमत्कार देखो सर, मैं सही बता रहा हूँ आज इस चैनल के ऊपर अभी प्रेजेंट टाइम, अगर मैं अपना मेरा मोबाइल में मेरे नेट इंटरनेट बैंकिंग है चालू है, अभी भी मेरा अकाउंट माइनस में है। मतलब ओडी लिमिट ले रखी है मैंने। अभी तो आए थे 3 करोड़ रुपए ओ 3 करोड़, तो 10 करोड़ दो मेरे को, आप कल तक पूरे क्लियर मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आए 2 करोड़ 85 लाख आपको। ओ सर मैं बताऊं 10 करोड़ दो आपको कल फिर मेरे को वापस माइनस में मिलेगा अकाउंट। मैं सर पैसा जब होता है जेब में तो फिर मैं राजा होता हूँ, मैं देखता नहीं कहाँ कर, मतलब चीज़ मुझे पसंद आनी चाहिए, क्लिक कर गए ना फिर पैसा नहीं देखता मैं किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो किसी भी कोई भी आइटम हो। मतलब तो पैसे में कभी तवज्जो देता ही नहीं मैं, आइटम तो आइटम मेरे काम का है ना, बस ये पैसा सेकेंडरी मैटर है। फिर तभी आप इतने ऊर्जा में रहते हो, तभी इतने जोश में रहते हो, क्योंकि पैसे सारे खर्च कर देते हो फिर कमाने भाग लेते हो। तो आप इतने बड़े मुकाम पे पहुंच के भी अभी 26 दिन घर से बाहर रहते हो, इसलिए कि आप खाली रहते हो फिर भरना है अकाउंट। अरे भर जाता है सर, चमत्कार है ये भी भगवान का, आपका आशीर्वाद है, भगवान का चमत्कार है। मतलब हर 23 तारीख अकाउंट फिर ओवर फुल, और फिर खाली, फिर ओवर फुल। कभी पैसे तो कभी भी मेरे पास कम नहीं पड़े, हाँ बच्चे एक भी नहीं है पर कम भी नहीं पड़े गजब स्टोरी है यार आपकी, गजब स्टोरी है। दलीप सर, जैसे कि देखो अभी आपने कई बार कहा भगवान का चमत्कार है, मैंने हमेशा देखा भगवान के प्रति भी आपकी बड़ी आस्था है। मुझे याद है एक बार आपने मेरे से बहुत सारे जयपुर के अंदर वो लगवाए थे वाटर कूलर की, सर अपन वाटर कूलर लगाते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, हाँ, मैं अभी भी लगते हैं सर। दान का भाव, खाटू श्याम की यात्रा होगी तो वहाँ भी आप क्या नाम है भंडारा लगाओगे, मालिश का कैंप लगाओगे, ये भी बड़ा एंजॉय के साथ आप करते हो। जी सर, एक्चुअली सर मेरी पहली ट्रेनिंग थी आपकी जो ज़िंदगी की मुझे बहुत चेंज किया है, LLT। उस ट्रेनिंग में आपका एक सब्जेक्ट था दान वाला, दया दान दमन वाला। वो सब्जेक्ट मुझे इतना मतलब दिल को टच कर दिया ना कि यार पैसा कोई मायना नहीं है अगर अपन किसी काम ना आ सके तो सर मैं पैसे कभी तवज्जो दिया ही नहीं। मैं आज भी सर इस चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे एसली पे परिवार सुन रहा है या सुनेगा बाद में भी, तो मेरे चैनल तो यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे सजे मिल जाएंगे आपको। आप मुझे कहीं भी कॉल कर सकते हो, कहीं भी वाटर कूलर की ज़रूरत पड़ी है मुझे आधी रात को फ़ोन कर देना, अगले दिन सूरज छिपने से पहले आपके घर में, आपके इलाके में वाटर कूलर पहुंच जाएगा। चाहे पूरा देश सुन रहा है, आज पूरे देश के लिए मैसेज है, चाहे मुझे 100 वाटर कूलर देने पड़े, चाहे 1000 वाटर कूलर देने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोई बंदा हमारा देशवासी, हिंदुस्तानी वासी बस प्यासा ना मरे, उसको पानी की पूर्ति पूरी मिले, बस संभालने वाला कोई आपके इलाके में होना चाहिए बस। बड़े उच्च विचार हैं आपके। और ये देखो कहते हैं कि दान 10% आप करते हो तो भगवान उसे 100 गुना देता वापस है, देता और उसी के देन है सर आज। और ये उच्च विचार ही व्यक्ति को एक उच्चतम ऊंचाइयों पे पहुंचाते हैं। उन पहुंचाते ही नहीं है, ये विचारों से ही वहाँ बना रहता है। जिनके विचार नहीं वो लोग चढ़ के भी नीचे जल्दी आते हैं, लेकिन जो इन विचारों के लोग हैं, और दान करना, दया भाव, सेवा भाव तो एक व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए। और आपने देखा होगा जितने भी बड़े लोग हैं उनकी बड़ी बड़ी फाउंडेशंस हैं, बड़े बड़े अच्छे धर्म कर्म के काम वो लोग कर रहे हैं। लोग कहते हैं अंबानी हैं, टाटा, बिरला, जितने भी बड़े लोग हैं, नारायण मूर्ति,
जाकर ये लगता है यार इतने पैसे कमा रहे हैं, रोज के खरबों कमा रहे हैं, भाई उनके अरबों दान भी हो रहे हैं। बिल्कुल सर, सही बात। परमात्मा इस तरफ से लेता है, इस तरफ से देता है। बड़े नेक और बड़े उच्च विचार हैं आपके, और यही आपको महान बनाते हैं। सर एक्चुअली भी सर आपसे ही सीखा है। आपका जो मैंने सीखा, उज्जैन के अंदर लंगर चलता है, आपने चलाया, कोरोना काल में इतने लंगर लगाए आपने, उनसे मुझे बहुत सिखलाई मिली। और आज सर उन्हीं का आशीर्वाद है, महाकाल का आशीर्वाद है, कोरोना काल में जो गरीबों का आशीर्वाद है कि आज हम यहाँ तक पहुँच हकीकत में हमारा कुछ चलता ही नहीं है ना, हम किसी को कुछ देते हैं। नहीं सर, ऊपर वाला हमें देता है, ऊपर वाला ही हमें देता है, और उसने ही अपना पार्ट जो रखा वो अपना ले लेगा अपने टाइम से। वो सर आपकी सोच तो है ना सर, हर इंसान में सोच नहीं होती। नहीं अब मैं आपको बोला सर, वाटर कूलर कहीं भी जरूरत पड़े पूरे हिंदुस्तान में, मैं एग्री हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कितने वाटर कूलर लग जाए, पर सर ये हर इंसान में सोच आती ही नहीं है ना, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं आई हमारे देश में। तो मैं आगे भी चाहता हूँ कि मैं तो ये बोलता हूँ सर, कहीं भी कोई ज़रूरत पड़े, जैसे आप एक बार अपन बैठे थे, बातचीत चल रही थी, आपने बोला दिलीप सर कहीं वृद्धाश्रम बनाते हैं, तो मैंने बोला सर जयपुर में ज़मीन मेरे पास पड़ी है। हाँ बोला था। हाँ, मतलब जो ज़मीन मेरे प्रॉपर्टी मेरे पास में है सर, अगर वृद्धाश्रम बनता है तो सर ज़मीन फ्री, चाहे वो 10 करोड़ की हो चाहे 15 करोड़ की, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सर एक जीवन भगवान ने दिया, किसी के काम आए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये उच्च विचार होते हैं, और इन्हीं विचारों से व्यक्ति महान भी बनता है, और इस जन्म में नहीं, इस जन्म से जाने के बाद भी वो महान ही रहता है। और हर व्यक्ति को सोच, ये अपनी अपनी समझ है, हम नहीं कहेंगे जिसके जैसी इच्छा करे, हम तो ये कहेंगे कि अच्छे ऐसे उच्च विचार का जीवन जीना चाहिए सभी व्यक्तियों को। तो बहुत 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 मतलब आप में उच्च विचार हैं दिलीप जी, और ये आपको महान बनाती है चीज़ें। दिलीप सर, सुना है आपका बेटा भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, जबकि वो पढ़ लिख के अच्छा पढ़ा लिखा था, तो वो डायरेक्ट सेलिंग मर्जी से कर रहा है या उसे ज़बरदस्ती करवा रहे हो? हाँ, एक्चुअली में सर अब तो मर्जी से कर रहा है, पर शुरुआत मर्जी से नहीं था, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को सर, दोनों बच्चों को, मेरे लड़का एक लड़की है, दोनों को मैंने अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करी थी। मेरा बच्चा जयपुर में संसार स्कूल में पढ़ाई करी, अच्छा पढ़ा लिखा था, इंग्लिश मीडियम था, इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक जानता है, सब जानता है। तो जैसे उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, ग्रेजुएशन कर लिया उसने ऑनलाइन अपना जॉब का तैयारी करी, तो उसने कि जर्मन में जॉब आ गया अमेजन कंपनी में, वहाँ पे उसका 2 लाख रुपए महीना, 24 लाख का साल का पैकेज भी आ गया। मेरे पास आया, बोले पापा मैं जर्मन जाना चाह रहा हूँ, मेरे से जॉब लग गई है। तो मैं बोला बेटा जर्मन जाके क्या करेगा, एक तो एक ही बेटा है, दूसरा तो माँ बाप से दूर रहेगा, तीसरी बात तू जर्मन जाए, वहाँ भी नौकरी करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, वहाँ 5 साल 10 साल काम करेगा, आज 2 लाख पे जा रहा है, 4 लाख पे पहुँचेगा। इससे अच्छा तो हिंदुस्तान में रहे, या आयुर्वेद तो प्रमोशन कर, हर्बल प्रमोशन कर, और सही काम कर, किसी का भला कर। और सबसे बड़ी बात है कि हाँ, अगर पैसे की हम बात करें, यहाँ पे तू आज 0 पे है, पर बाप तेरे साथ में, ये इंडस्ट्री तेरे साथ में, ये सिस्टम तेरे साथ में, आने वाले 5 से 7 साल काम करना तो 8 लाख रुपये महीना कमाएगा। तो फिर मैं उसको यहाँ पे लेके आया, आज वो अपनी इच्छा से लगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब खुद करता है? अब खुद कर रहा है। आज टिल डेट भी, अगर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, पर आज वो एक जगह सेमिनार ले रहा है मकराना के अंदर, खुद ही। अब सेल्फ इंटरेस्टेड। उसको गाड़ी दे दी सर, प्रोजेक्टर दे दिया, लैपटॉप दिया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम खुद कर रहा है, टीम संभाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। और मैं सर, मेरी बेटी अभी बेंगलोर पढ़ रही है, बीकॉम LLB कर रही है। मेरा सपना है, अभी मैं बोला बेटा जितना पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ाई करने के बाद तुझे SLPS कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग ही करनी है। नेक्स्ट जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग में आपकी लग चुकी है सर। सर एक मैं बताता हूँ सर, मतलब इतना पैसा कौन देगा, इतनी इज्जत, मान, सम्मान, एक पहचान, पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम कोई भी इंडस्ट्री नहीं दे सकती है आप, मतलब आम इंसान को। अपना आम इंसान है, लगाने के लिए कुछ है नहीं है, इतना बड़ा कोई हुनर हमारे पास में है नहीं है, पर ये इंडस्ट्री जहाँ से हमें इज्जत, मान, सम्मान, पूरे हिंदुस्तान में पहचान, और ऊपर से पैसा मिलता है, तो इससे बड़ा और क्या काम चाहिए। जब मैं अपनी बेटी को LLB कराऊँ, लॉयर बनाऊँ, तो वहाँ भी तो लॉयर की पढ़ाई करने के बाद में लॉयर का काम करना ही पड़ेगा, केस लड़ने ही पड़ेंगे, जिग पिक करनी ही पड़ेगी, सारा काम तो करना ही पड़ेगा ना। ना इज्जत है, ना मान है, सम्मान है, हिंदुस्तान में कोई पहचान है। यहाँ पे हिंदुस्तान में पहचान बनेगी, मान बनेगा, सम्मान, और अपना खुद का एम्पायर बनेगा सर। हाँ, पर बच्चों को मर्जी से करने दो, बच्चे खुशी से करें तो अच्छा लगता है। नहीं, वो आपकी बात सही है सर, पर बच्चे तभी क्या है, मतलब कच्ची मिट्टी है। मैं उनको बोला पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब करना हो तो एक बार इसको जरूर देखना चाहिए। हाँ, एक बार उनको मौका देना चाहिए। आज बेटे को शुरुआत में, बेटा था, अब इतनी समझ नहीं थी, पर हमने समझाया तो आज समझ में आ गया। अब वो छोड़ना नहीं चाहता सर। इस इंडस्ट्री मुझे एक बात याद आती, बता दूं क्या? हाँ, इसे मैंने देखा है सर, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, कि यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता, आने के बाद में कुछ समय तक वो काम करना नहीं चाहता,
पर हम जब पीछे पड़े रहते हैं, कर ले बेटा, कर ले बेटा, कर ले, थोड़ा पैसा आ जाएगा, और जब पैसा उसको आता है, अच्छा लगता है काम, फिर वो इंसान यहाँ से जाना नहीं चाहता सर। ये बात सही है। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया का आदमी बाहर नहीं जाता। हाँ, बाहर डायरेक्ट नहीं जाता। सेलिंग में रहता। हाँ, जब उसको हकीकत मालूम चल जाती है, हकीकत क्या है सर, बिना पैसे के साम्राज्य बनाना कहाँ मिलता है सर? यहाँ मिलता है, बिना पैसे के। यही समझ आपको मजबूत बनाती है, और इसी समझ की वजह से आज आपने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, क्योंकि इस लेवल पे आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति इतने प्रेरित हो, इतने समर्पित हो, और ये समर्पण, ये आपका जो ये बातें मैं सुन रहा हूँ, समर्पण दिखा रहा है कि आप इसे किस इंडस्ट्री को कितना प्यार करते हो। जी सर। इसी समर्पण ने आज आपको इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, जो आप रॉयल एम्बेसडर जैसे प्रेस्टिजियस रैंक के ऊपर हो। थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद है। दलीप सर, आप कुछ ना कुछ अनोखा करते रहते हो, कुछ ना कुछ ऐसा जो कोई नहीं करता। मैंने एक वीडियो देखा था आपका, जहां आप फ्लाइट के अंदर सीता के शेक बना रहे थे, पी रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और ऐसे कई प्रोडक्टों के आप वीडियो बनाते रहते हो, फिर डालते रहते हो। क्या पर्पज़ है इसके पीछे आपका? सर देखो, सिंपल सा फंडा है, मेरी कंपनी और इस कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर, अगर मैं ब्रांडिंग नहीं करूँ तो करेगा कौन? मैं तो इस कंपनी को हमेशा मेरी कंपनी मान के करता हूँ सर। और फिर मेरा बिजनेस सब कुछ मेरा ही तो है, किसी और का तो है ही नहीं इसके अंदर। तो मेरा सब कुछ मुझे ही करना है। तो मुझे जो भी लगता है अच्छा, मैं वो अच्छा करता रहता हूँ सर, और आगे भी वीडियो बना के डालता रहूँगा ऐसे ही मैं तो। एक क्या बात कही है आपने कि मैं इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर। जी सर। हम ही इस कंपनी के सेलिब्रिटी हैं। यस सर। और जो हम बोलेंगे लोग वही बात मानेंगे, और बहुत लाखों लोगों ने देखा होगा शायद आपका वीडियो। हाँ जी सर, बिल्कुल सच्चाई बात। क्योंकि सर देखो, यहाँ पे कोई सैलरी वाला काम थोड़ी है, ये तो मैं ओनर हूँ ना, मालिक हूँ इसका, मैं पार्टनर हूँ कंपनी का, तो बस मेरी कंपनी, मुझे ही करना है सब कुछ जो भी करना है। तो क्या बात है, क्या विचार है आपके, क्या समझ है आपके व्यापार की? मैं कह रहा हूँ आपके जैसा समझदार आदमी अगर, मतलब हर आदमी में ये समझ आ जाए ना, तो कुछ दिनों में सब यहाँ रॉयल एम्बेसडर बैठ जाएंगे। दलीप सर, पिछले कुछ दिनों से फॉरेन का बड़ा लगाव हो रखा है आपको, हर ओकेशन देख रहा हूँ फॉरेन में सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत फॉरेन घूम रहे हो। हाँ, एक्चुअली सर फॉरेन घुमाना तो आपने सिखाया नहीं, हमारी क्या औकात थी, पर सर मैं हर चीज़ में कुछ सिखला ही लेता हूँ। मैं फ़ॉरेन से सर, खासकर फॉरेन लोगों से बड़ी सिखलाई लेता हूँ। ये लोग गोवा आते हैं घूमने के लिए, तो इनकी जब मैंने कई लोगों से मिला, बातचीत करी, उन लोगों से एक चीज़ सीखा है दुनिया के अंदर, कि ये लोग सर 11 महीने काम करते हैं और 1 महीने इन्जॉय करते हैं। पर 11 महीने काम तो काम ही करते हैं ये, फिर 1 महीने इन्जॉय तो इन्जॉय ही करते हैं ये फिर। तो सर ये चीज़ मैंने देखी कि यार, जब अगर हम भी अगर अपन काम करते हैं तो अपना, मैं अगर देसी भाषा में बताऊँ, फौजी भाषा में, काम करो गधे की तरह, पर जीने की बारी आए तो जियो राजा की तरह। वाह, ये चीज़ आप सीखते हो, इसलिए Yes, आप, sir. हम आजकल देख रहा हूँ मैं हर ओकेजन पे फॉरेन हाँ सर, काम गधे की तरह, जिएंगे राजा की तरह। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दलीप सर, इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने प्राप्त की, इतना पैसा भी कमाया, रॉयल एम्बेसडर जैसा प्रेस्टिजियस रैंक भी लिया, दूसरी आईडी भी आपकी फुल्ली कैपिंग पे रहती है लगातार, इतना पैसा आ गया, घर हो गया, गाड़ी है, गाड़ी भी बहुत बड़ी गाड़ी है, घर भी बहुत बड़ा घर है आपका, फिर भी अभी 25-26 दिन बाजार में क्यों रहते हो आप? सर अगर सही माने पूछो ना, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। दूसरा सर, मैंने बोला ना सर, मैं लोगों से सीखता हूँ, तो मैंने सर अमिताभ से सीखा। अमिताभ बच्चन जो आज हमारे बॉलीवुड के जो बड़े महान नायक है, कि आज वो इंसान 82 ईयर में, 82 साल का अमिताभ बच्चन, आज भी कोई भी पिक्चर मिले, कोई उसे रोल मिले, कोई एडवर्टाइजमेंट में ऐड मिले, कहीं भी आने का मौका मिले तैयार रहता है। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आज हर जगह एडवांस में तैयार रहते हैं। जब ये लोग नहीं थकते रुकते, जब इनके पास रुतबा भी है, नाम भी है, पैसा भी है, शोहरत है, तो हमारे तो अभी कोई रुतबा भी नहीं है, कोई नाम न पहचान, हम कैसे रुक सकते हैं सर? तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब तो करके दिखाना है। दलीप सिंह को रुकना पसंद नहीं है? ना ना ना, मतलब ही नहीं सर, काम करना पसंद है। काम करना पसंद है। काम को एंजॉय करते हो आप, या आपको काम प्रेशर देता सर है? फुल्ली इंजॉय। अब प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि पैसा तो, जो प्रेशर आता है एक्चुअली आता है पैसे की वजह से, तो वो है ही नहीं। अभी मुझे फ़्लाइट बुक करनी है, अभी तक मैंने फ़्लाइट बुक नहीं करी। अब मैं जब यहाँ से फ्री हो जाऊँगा तब फ़्लाइट बुक करूँगा अपने टाइम से, रात को निकल जाऊँ कहीं न कहीं। तो मतलब अब प्रेशर नहीं, अब कि पैसा जेब में है, तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है सर। तो आप काम एंजॉय करते हो? मैं काम अब इंजॉय करता हूँ। मुझे कहीं किसी साथ प्लान करना हो, प्लान, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, कुछ भी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं जो व्यक्ति अपने काम को एंजॉय करता है ना, वही कामयाब होता है। तो ये भी आपने बहुत अच्छा, आपका बिजनेस सेंस है कि आप काम को एंजॉय करो। काम को अगर प्रेशर समझोगे, बर्डन समझोगे, तो आज कर पाओगे, अगले दिन नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सर। और ये इसमें सर क्या है ना, कि मतलब जो आर्मी ने सिखाया है, काम तो वहाँ होता था, मतलब 18 घंटे, 17 घंटे, 16 घंटे, यहाँ कौन सा काम है? यहाँ तो 8 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे मर्जी काम है, कोई प्रेशर नहीं, ऊपर कोई बॉसगिरी नहीं, अपना काम खुद को करना है। तो इन्जॉय के सर है ही कुछ नहीं सर।
बहुत बढ़िया, बहुत। मर्जी का होटल, मर्जी की फ्लाइट, मर्जी खाना, मर्जी का रूम, जैसा जा चाहे वैसा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो आपने इतना एंजॉय करके काम को किया। हाँ वो सर बिल्कुल डेफिनेटली पहुंचने के लिए इंजॉय भी किया, संघर्ष भी किया, मेहनत भी करी। पर एक्चुअली सर मुझे ना दिखाई दे रहा था, आज मैं सर मतलब आपके आशीर्वाद से लगभग 30 से 35 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 2030 में मैं 1 करोड़ रुपए महीना कमाऊंगा। 1 करोड़ पर मंथ इनकम एस्लीपियस कंपनी से मेरी होगी तो होगी। अब इंजॉय नहीं करूँ तो क्या करूँ मैं? मतलब आप आने वाली खुशियों को हाँ हाँ आज ही एंजॉय करते हो। आज ही। इसे कहते हैं फ्यूचर इमेजेस। यस सर। कि जो आपके जीवन में होने वाला है आप उसको एंजॉय करते हो, इसलिए आप इतना काम करते हो, इसलिए मेहनत करते हो कि आपके ब्रेन में है ये चीज कि भाई हाँ, मेरे को ये मिलने वाला है, मिलने वाला और है, मुझे सामने है, बस लेके आना है, बस मेरे को बस वो 2030 आया और ऐसे बस आ गया मेरे पास, उसके लिए मुझे काम करना, बस भगवान जिंदा रखे, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं। वेरी गुड दिलीप सर, इतना बड़ा एक्सपीरियंस, आपकी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सुन के बहुत मज़ा आ रहा है बात करने में, इसलिए और बात करूंगा। ये बताओ सर आपके अनुसार डायरेक्ट सेलिंग में इंसान को क्या करना चाहिए, क्या बड़ा बनाता है उसको? सर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं किसी भी तरक्की करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, पर जो मेन चीज़ें हैं वो है समर्पण, एजुकेशन, सिस्टम के अंदर फॉलो करना, जो आपको लेके आ रहा है, आपका गुरु है कोई है, वो आपको जो ज्ञान दे रहा है उसके ऊपर अंधा होकर उस पर विश्वास कर उसके बाद काम करना, तो गुरु भक्ति हम बोल सकते हैं। ये मेन पिलर है सर, जो मुझे लग रहा है कि नॉलेज होगी तो इंसान कहीं हार नहीं मानेगा, किसी काम में समर्पण होगा तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, और गुरु उसके साथ है, गुरु का हाथ ऊपर हाथ है, तो उसकी बात जो कह रहा है वो गुरु कभी उसको डूबने देगा नहीं। आपको क्या लगता है कि एक फ्रेशर आके डायरेक्ट सेलिंग में ये सब चीज़ें फॉलो करे, हाँ एजुकेशन ले, अपने सिस्टम की बात माने, अपलाइन की सारी बात माने, सीखे चीज़ों को, मेहनत करे, तो कितने दिन में एक फ्रेशर कामयाब हो सकता है? सर वैसे देखो कामयाबी कोई सीमा नहीं है, कभी भी हो सकता है, बशर्ते जो मेरे दिमाग में थॉट्स है उसके हिसाब से मेन है कंपनी, कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कभी बंद ना हो। दूसरा प्रोडक्ट उसका मार्केट के वैल्यू का डिमांड का होना चाहिए। तीसरा उस कंपनी में पे आउट होना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट है वो आपको उस कंपनी में एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। और पांचवा आपका अपलाइन अच्छा होना चाहिए। अगर ये पांचों का समीकरण है तो 2 साल में तो इनकम नहीं कमा पाता इंसान। 2 साल तो मतलब बस गुजारा चल जाए वो ठीक है, 5 साल में बराबर में आता है, और 5 साल के बाद उसकी इनकम स्टार्ट होती है, जो सपने में कभी सोच भी नहीं सकता वो। मतलब आप कह रहे हो अगर 5 साल तक कोई व्यक्ति यहाँ टिका रहे और इस सिस्टम के साथ चलता रहे, हाँ, सिस्टम की बातें मानता रहे, तो 5 साल जो भी कमाएगा, लेकिन उसके बाद वो ग्रोथ ही करता चला जाएगा। बाद में अनलिमिटेड सर, जो सपने में नहीं सोच सकता, अपने खानदान में नहीं सोच सकता। तो सर क्या कोई आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी डायरेक्ट सेलर इसको देखेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि वो क्या करें कि वो 100% आप ही की तरह कामयाब हो जाए? सर वैसे तो मैं बता चुका हूँ, मेन चीज़ यही है कि आप डायरेक्ट सेल में अगर कदम रख रहे हो तो पहले कंपनी चूज करना है। कंपनी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी कितनी भी अच्छी हो उसका प्रोडक्ट मार्केट की वैल्यू का होना चाहिए। कंपनी बंद नहीं हुई, प्रोडक्ट काम का नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है ना सर। तो प्रोडक्ट भी काम का होना चाहिए। प्रोडक्ट कितना ही काम का हो, कंपनी कभी बंद ना हो। तो तीसरा, उसमें पे आउट कितना है जो आपके सपने पूरे करे, ड्रीम पूरे करे। अच्छा, पे आउट कितना ही बड़ा हो, पे आउट तब आएगा जब आप उस कंपनी में एजुकेशन सिस्टम होगा, तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। चौथा, जिसका आप फ्यूचर लगा रहे हो, कोई आपको गाइड करने वाला, आपका अपलाइन है वो कैसा है। तो ये पांचों समीकरण जब बन जाता है तो इंसान कभी मेरी नज़रों में मैं जाता हूँ हार ही नहीं सकता। और आज जो लोग टूटते हैं, हारते हैं, गलत जगहों में फंस जाते हैं, फिर बोलते हैं सर हमने भी डायरेक्ट सेलिंग करी। भाई तुमने नहीं करी, तुम्हें अच्छी कंपनी नहीं मिली। मैं अगर बोलूँ सर, मैं 2 बार फेल हो गया, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, क्योंकि मैं तो अपनी जगह सही था। पर कहीं मुझे अच्छी कंपनी नहीं मिली, कंपनी मिली उसका प्रोडक्ट मार्केटर नहीं मिला, प्रोडक्ट मिला उसको पे आउट नहीं मिला। तो ये मुझे अपलाइन अच्छा मिल गया, तो मैं अपलाइन अच्छा मिल गया, पर उसमें एजुकेशन मिल गया मान लेता हूँ, पर प्रोडक्ट तो नहीं मिला। प्रोडक्ट अच्छा मिल गया तो उसमें कंपनी तो बंद हो गई मेरी, तो मेरे वापस 0 पे हो गया। तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए, डायरेक्ट सेलर जो यहाँ पे इंडस्ट्री में आते हैं उनके लिए मेरे एक ही चीज़ है, कोई भी चीज़ करना है ठोक बजा के छलने की तरह छान के करो, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 चीज़ें बताई उसको ध्यान रखे बस इंसान। बहुत बढ़िया। एक आखिरी क्वेश्चन। जी सर। जैसा कि आज आप इस मुकाम पे पहुंचे, हाँ, लोग कहते हैं कि भाई अपलाइन का बहुत सपोर्ट चाहिए, अपलाइन चाहिए, ट्रेनिंग के लिए चाहिए, सेमिनार के लिए चाहिए, मीटिंग के लिए चाहिए। जैसे कि मुझे पता है कि भाई आपके अपलाइन तो नाम मात्र के ही आपके सपोर्ट में आज तक आए हैं, जो भी आपके अपलाइन है, क्योंकि आपने ही इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो बिना अपलाइन के बहुत ज़्यादा सपोर्ट के, मतलब ना के बराबर उनके सपोर्ट रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे आप किसको फॉलो करके पहुंचे? सर एक्चुअली मैंने फॉलो आपको किया है।
हर जगह से, एजुकेशन से लेके, बोलने से लेके, स्पीच से लेके, इवन जूते, सॉक्स, कपड़े, घड़ी, सब कुछ से लेके मैंने आपको ही फॉलो किया है वैसे तो। सर दूसरा जो मैंने फॉलो किया वो क्या, यहाँ पे सिस्टम, कि सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको गाइड करती है, आपको ये करना है। यहाँ पे दो चीज़ें, मेन चीज़ें हैं सर, एक ट्रेनिंग, एक बड़ा इवेंट। तो सर सिस्टम बोलता है आप ट्रेनिंग में जाओ, 10 कदम में जाओ, तो मैं 10 कदम में तैयार रहता हूँ। सिस्टम बोलता है आप एसओएस जाओ, तो मैं एसओएस में तैयार रहता हूँ। सिस्टम बोलता है अब आपको एलएलटी में, एलएलटी में तैयार रहता हूँ। सिस्टम बोलता है आपका अभी सेलिब्रेशन करना है, डायमंड सेलिब्रेशन, मैं वहाँ पे तैयार रहता हूँ। सिस्टम बोलता है अब अभी कंपनी का इवेंट है आईजी स्टेडियम में, मैं वहाँ तैयार रहता हूँ। और मैं नहीं रहता, मेरी टीम के साथ तैयार रहता हूँ, एसओएस से लेके, 10 कदम से लेके, अपने शहरों में शो से लेकर, कंपनी इवेंट से लेके, यानी जो सिस्टम कह दिया ना सर, मैं हमेशा उसके साथ था, साथ हूँ, और ताउम्र मरते दम तक सिस्टम के साथ ही रहूँगा, क्योंकि सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है दुनिया के अंदर। सिस्टम ने कह दिया ये दिन तो दिन, सिस्टम ने कह दिया रात तो रात, सिस्टम ने कह दिया खड्डा पार करना तो खड्डा पार ही करेगा, सिस्टम बोलते बैठ जा तो बैठ जा, उठ जा उठ जा, जो सिस्टम ने कह दिया बस कहानी खत्म। सिस्टम जो बात मान लेता है तो उसको शायद मेरे ख्याल से बड़ा बनने से रोक भी नहीं सकता। तो जो मान लो सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो अपलाइन अगर उसके साथ नहीं भी है तो भी कामयाब हो जाएगा? सर जैसा कि सिस्टम सब कुछ है, अपलाइन भी सब कुछ है, पर अपलाइन केवल आपको गाइड कर सकता है, पर सिस्टम जो कह रहा है वो तो आपको मानना ही पड़ेगा ना सर। अगर सिस्टम बोल रहा है ट्रेनिंग है, तो अपलाइन बोल रहा है जी, सिस्टम बोल रहा है ट्रेनिंग है, तो आपको ट्रेनिंग में जाना ही पड़ेगा। अपलाइन बोल रहा है सिस्टम, भाई सिस्टम शो कर रहा है, आपको शो में आना ही पड़ेगा। आप ट्रेनिंग में जाओगे नहीं, शो में जाओगे नहीं, या आप ऐसे बोल दोगे जी मैं तो पिछले साल एसओएस लेके आ गया, मैं तो फलाने शो में जाके आ गया। सर यहाँ पे हर ट्रेनिंग, हर शो इम्पोर्टेंट है, और मैं बोलता हूँ सर जब तक इम्पोर्टेंट है, जब तक हम इस कंपनी में 8 लाख रुपए महीना कमाने ना लग जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अपलाइन की सिर्फ गाइडलाइन मिल जाए और ये व्यक्ति सिस्टम को फॉलो कर दे तो कामयाब हो सकता है? जी 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 बिल्कुल 100%। सिर्फ गाइडलाइन अपलाइन की गाइडलाइन मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए, बस उसके बाद तो खुद ही करना है, फिर खुद ही करना है सर सारा काम। अब आप बताओ सर, मैं अपने अपलाइन से प्लान तो करा नहीं सकता, सही बात। अपलाइन से पूछ सकता हूँ सर गुरुजी प्लान होता कैसे। कैसे? अब सर मेरी अगर सक्सेस का राज है तो मेरे अपलाइन दिल्ली में थे, मैं जयपुर में था। अपलाइन 2 बार गए, मुझे दिखा दिया, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, कानों में लीड लगा ली। मैं जहाँ भी प्लान करने जाता था 2015 के अंदर, मैं माँ कसम खा कह रहा हूँ सर, मेरे कानों में लीड होती थी, और बाइक पे बैठ गया, हंक बाइक थी मेरे पास में, तो उस जब तक जहाँ मुझे जाना है डेस्टिनेशन 2 किलोमीटर 5-10 किलोमीटर, तब तक मेरे कानों में केवल प्लान 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 चलता था, ये प्लान मुझे आगे देना है, आगे जाके देना है मुझे। अच्छा वहाँ पे मुझे नेगेटिव मिले, रिजल्ट पॉजिटिव मिले, वापस निकला, वापस कानों में लीड, वापस अपलाइन की वो रिकॉर्डिंग, प्लान वाली जेब के अंदर मोबाइल, वापस बाइक, जब तक बाइक चल रही तब तक ये प्लान कानों में चलता था, बस और कुछ नहीं कहना। तो अपलाइन ने सिखा दिया, हमने उसको फॉलो कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए सर। दलीप सर, मुझे लगता है कि इसी सोच के साथ आप यहाँ तक नहीं, यहाँ से भी बहुत आगे पहुँचने वाले हो, और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। आज के पॉडकास्ट में आपके साथ बात करके मज़ा आ गया, और जितने भी लोग इसको देखेंगे उनको तो मज़ा क्या, महा मज़ा आ जाएगा। बहुत सीखने को, समझने को और जानने को मिलेगा, क्योंकि आपने 2 बार गिर के फिर आप उठे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन मैं जाते जाते एक रैपिड फायर राउंड आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, कुछ आपकी पर्सनल चीज़ों पर फोकस करना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपको सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी आज तक? फिल्म लगी सर शोले। शोले, हाँ, और जो उसमें अमिताभ और उसका धर्मेंद्र जो रोल था बड़ा गजब का था, और मैं बार बार जब भी मुझे मौका मिलता है पक्का दोबारा देखता हूँ सर। आपका फेवरेट खाना क्या है? वैसे सर बहुत सारे खाने फेवरेट हैं, एक पर एक की मैं बोलूँ तो मैं हूँ राजस्थान का चूरमा, और मेरा फेवरेट खाना है दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा। चलो कभी हमें भी खिलाइएगा, यस मौका सर, मिले पक्का। तो। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? अमिताभ बच्चन। फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस मैंने ऐसे इतना से ध्यान दिया नहीं कभी। अच्छा, कोई नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फेवरेट सिंगर कौन है आपका? अनु मलिक। अनु मलिक। हाँ। आपका फेवरेट गेम क्या है? सर इस गेम में खेलता तो नहीं हूँ, पर मैं देखता हूँ क्रिकेट 2020, बाकी मैं मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता। अच्छा, आपका फेवरेट डेस्टिनेशन डोमेस्टिक में घूमने का? हाँ सर, हिंदुस्तान के साथ देखा जाए तो गोवा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि वहाँ पे नेचर भी है और सी यानी समुद्र भी है, इंजॉयमेंट भी है। और इंटरनेशनल? सर सबसे अच्छा लगा मुझे, वैसे कई विदेशों में गया हूँ मैं, पर सबसे अच्छा लगा मुझे दुबई। दुबई आपका हाँ, फेवरेट? क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ इसलिए है सर कि वो जीरो से हीरो बना है दुबई, और हमारी आंखों के सामने बना है 20-25 साल के अंदर। तो मुझे लगता है कि एक इंसान, जब एक देश जीरो से हीरो बन सकता है तो इंसान भी जीरो से हीरो बन सकता है। क्या बात बोली आपने, क्या बात। तो दलीप सर, आपकी पसंद भी हमने पूछी और आपकी जर्नी भी हमने पूछी, बहुत मज़ा आया आज आपके साथ बात करके, और आज आप इस पॉडकास्ट पे आए और आपने इतनी सारी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, ये थे दलीप सिंह राठौर जी, जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं और आर्मी में रहते रहते उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की। उसके बाद उसके लिए नौकरी भी छोड़ी और आने के बाद भी कहीं ना कहीं इन्हें 2 फेलियर मिले। उसके बाद इन्होंने नौकरी करी और फिर एक बार डायरेक्ट सेलिंग करके एक परचम लहराया, अपने आप को इतने बड़े ऊंचे पद पर, इतनी ऊंचाइयों पर, एक मुकाम पे पहुंचाया। कहीं ना कहीं लाखों डायरेक्ट सेलर्स के आज ये आइडल हैं, लाखों डायरेक्ट सेलर इन्हें फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट सुन के आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपको बहुत सीखने को मिलेगा। और मैं कहता हूँ, दलीप सिंह राठौर जी की जो बातें उनको ज़रूर फॉलो करना, तो आप भी एक दिन बहुत बड़े मुकाम पर होंगे। तो बहुत मज़ा आया आज इनसे बात करके। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर एक ग्रेट पर्सनालिटी के साथ, जिन्होंने एक आम आदमी से खास आदमी का सफ़र तय किया है और अपने क्षेत्र में एक ऊंचाई और मुकाम हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।